फीटल सर्कुलेशन के बारे में आप लोगों को ये बात का पता होना चाहिए कि देखें, फॉर एग्जांपल आपका ये जनाब आपका प्लेसेंटा था, ठीक है, ये जनाब आपका एक तरह का क्या था, प्लेसेंटा था। ये प्लेसेंटा से जनाब आपकी एक वेन निकलती है जिसका नाम होता है अम्बिलिकल वेन। क्या होता है, एक तरह का अम्बिलिकल वेन। ये अम्बिलिकल वेन जो होती है ये जनाब आपकी कहाँ जाती है, ये जनाब आपकी जाती है सबसे पहले प्लेसेंटा से ब्लड लेकर जाती है अम्बिलिकल वेन। अम्बिलिकल वेन के अंदर कौन सा ब्लड है, रेड ब्लड है। तो आपने क्या कहना है, अम्बिलिकल वेन आपकी ऐसी वेन होती है जिसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ये आपने कहना है। अम्बिलिकल वेन एक ऐसी वेन होती है जिसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। अम्बिलिकल वेन वो वेन होती है जो कि प्लेसेंटा से ब्लड को लेके जाती है, और सबसे पहले ये जिस आर्गन की तरफ जाती है वो कौन सा होता है, वो लीवर होता है। बच्चों यहाँ से एक डक्ट होती है जिसको हम कहते हैं डक्टस विनोजम। ये डक्टस विनोजम के जरिए ये जनाब आपके अम्बिलिकल वेन आपके एक तरह का लीवर को सप्लाई करती है। किसको, विद द हेल्प ऑफ डक्टस विनोजम। ये किसको सप्लाई करती है, ये जनाब आपके, आपने कहना है कि ये जनाब डक्टस विनोजम के जरिए ये जनाब आपके लीवर को सप्लाई करती होती है। क्लियर हो गया। दूसरी देखें कि ये जनाब आपकी अम्बिलिकल वेन जो होती है इधर से जनाब आपकी इंफीरियर वेना केवा के अंदर ब्लड दे देती है, और फिर इंफीरियर वेना केवा के अंदर जब ब्लड देती है तो ये फिर लीवर से ऊपर चला जाता है। यहाँ तक बात समझ आई कि नहीं। सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले अम्बिलिकल वेन आपके प्लेसेंटा से ब्लड लेती है, वो जनाब प्लेसेंटा से ब्लड लेती है आपके ऊपर जाती है, लीवर के पास जाती है, लीवर के अंदर ब्लड देती है, वहां पर एक डक्ट होती है जिसको कहते हैं डक्टस विनोजम। उस डक्टस विनोजम के जरिए ये लीवर को ब्लड देती है। जब लीवर को ब्लड मिल जाता है तो उसके बाद ये आपकी अम्बिलिकल वेन जो होती है ये जनाब सीधी इंफीरियर वेना केवा के अंदर ड्रेन करती है। अब ये इंफीरियर वेना केवा के अंदर ड्रेन कर गई। अब आपको पता है कि ये इंफीरियर वेना केवा कहाँ जाता है, ये इंफीरियर वेना केवा ये आपके राइट एट्रियम के अंदर जाता है। बच्चों जब इंफीरियर वेना केवा राइट एट्रियम के अंदर जाएगा, फीटस की सर्कुलेशन है। अब मेरी बात को थोड़ा सा गौर करना है। देखें इसके अंदर है क्या, इसके अंदर सीन कुछ यूं होता है कि अगर हम ये देखते हैं कि हाँ जी जनाब ये जनाब आपका एक तरह का ये राइट कोरोनरी आर्टरी जब आपका लेफ्ट इंफीरियर वेना केवा के जरिए आपका ब्लड इधर लेके आती है तो राइट एट्रियम से जो ब्लड होता है यहाँ पे आता है, राइट एट्रियम से जो ब्लड होता है वो लेफ्ट एट्रियम के अंदर आता है। ठीक होगा। लेफ्ट एट्रियम से ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर आता है, लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर ब्लड जो होता है वो बॉडी को मिलता है। ये इस तरह जाता है। सबसे पहले क्या हुआ था, सबसे पहले यहाँ पे प्लेसेंटा पड़ा था, प्लेसेंटा से क्या ऊपर गया था, प्लेसेंटा से आपकी अम्बिलिकल वेन ऊपर गई थी। ये अम्बिलिकल वेन इस तरह ऊपर जाती है, ये अम्बिलिकल वेन जब इस तरह ऊपर जाती है तो ये अम्बिलिकल वेन जो होती है वो जनाब आपका सबसे पहले लीवर को ब्लड देती है। लीवर यहाँ पे जो होता है उसका हिसाब क्या होता है, यहाँ पे जनाब आपकी डक्ट होती है जिसको हम कहते हैं डक्टस विनोजम। डक्टस विनोजम के जरिए ये जनाब आपका लीवर को ब्लड दिया। उसके बाद ये जनाब आपकी इंफीरियर वेना केवा के अंदर गई, अम्बिलिकल वेन जब आपकी इंफीरियर वेना केवा के अंदर गई तो इंफीरियर वेना केवा राइट एट्रियम के अंदर ब्लड दिया। राइट एट्रियम से जो ब्लड होता है वो जनाब आपकी राइट वेंट्रिकल के अंदर जाता है। ठीक हो गया। तो फिर आपने कहना है कि हाँ जी जनाब कैसे राइट एट्रियम से लेफ्ट एट्रियम के अंदर जाता है। आपने कहना लेफ्ट एट्रियम से राइट एट्रियम के अंदर ब्लड जाता है विद द हेल्प ऑफ फोरामेन ओवेल। एक मिनट वेट कीजिए। हाँ जी, यहाँ तक कि ऐसा बच्चा जिसका फीटल सर्कुलेशन में कोई पॉइंट हो जो रहता हो, क्यों बच्चों? ओके तो आपने सबसे पहले क्या देखना होता है, आपने फीटल सर्कुलेशन के अंदर ये देखना है कि आपका प्लेसेंटा से अम्बिलिकल वेन होती है, अम्बिलिकल वेन जो होती है वो ब्लड लेके जाती है। सबसे पहले वो लीवर के पास जाती है, लीवर के अंदर वहां पे एक डक्ट होती है जिसको हम कहते हैं डक्टस विनोजम। डक्टस विनोजम के अंदर के जरिए लीवर को ब्लड दिया, फिर वो ब्लड जो होती है वो इंफीरियर वेना केवा के अंदर जाता है। इंफीरियर वेना केवा के जरिए वो जनाब आपका राइट एट्रियम के अंदर ब्लड जाता है, राइट एट्रियम से लेफ्ट एट्रियम के अंदर यहाँ पर एक फोरामेन होता है, इस फोरामेन का नाम होता है फोरामेन ओवेल। ये फोरामेन ओवेल जो होता है वो जनाब आपका राइट एटीएम से लेफ्ट एटीएम के अंदर ब्लड देता है, लेफ्ट एटीएम से फिर आपका लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर, और लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर ये आपकी सिस्टेमिक सर्कुलेशन के अंदर ब्लड आ जाता होता है। ठीक हो गया। ये आपने देखना होता है। अब देखो कि फॉर एग्जांपल आपका आगे हम देखते हैं कि आगे क्या है। ये तो आप लोगों को सिंपल सा पता चल गया कि यहाँ पे जो होती है ये आपकी एक तरह की ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। कौन सा ब्लड था आपका? ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। दूसरा जो पॉइंट जो आप लोगों ने गौर करना है वो कौन सा होता है, आपके एक ब्लड होता है जिसको हम कहते होते हैं सुपीरियर वेना केवा के जरिए। सुपीरियर वेना केवा के जरिए जो ब्लड आता होता है वो ब्लड होता है आपका डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। वो कौन सा होता है? कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड होता है। अब आपने खुद देखना है कि डी ऑक्सीजनेटेड वाला जो ब्लड होता है वो जनाब आपका राइट एट्रियम के अंदर ब्लड आया,
जब ये राइट एट्रियम के अंदर ब्लड यहाँ पे आता है तो वो राइट वेंट्रिकल के अंदर ब्लड आता है। राइट वेंट्रिकल से ब्लड जो होता है वो बच्चों आपकी पल्मोनरी आर्टरी के अंदर आता है। लेकिन जब तक बच्चा जो होता है वो जनाब आपकी फीटस की कंडीशन में होता है, यानी कि माँ के पेट के अंदर, यानी कि इंट्रायूट्राइन पीरियड के अंदर होता है, तो उसके लंग्स सही तरह काम नहीं कर रहे होते। जब उसके लंग्स सही तरह काम नहीं करते तो अब ये जो पल्मोनरी आर्टरी होती है, क्योंकि लंग्स तो सही तरह काम कर नहीं रहे, तो पल्मोनरी आर्टरी से ब्लड अब लंग्स की तरफ नहीं जाता। तो फिर ये ब्लड कहाँ जाता है? यहाँ से जो मैंने एओर्टा निकाला था, कुदरत का निजाम ये होता है कि ये जनाब आपकी पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा के दरमियान में इस तरह एक शंट बना होता है जिसको हम कहते हैं डक्टस आर्टरियोसिस। क्या कहा जाता है? एक तरह का डक्टस आर्टरियोसिस। अब ये ब्लड जो होता है ये जनाब आपका इस तरह शंट करता है कि ये जनाब आपका राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल से ये जनाब आपकी पल्मोनरी आर्टरी, और पल्मोनरी आर्टरी से जो ब्लड होता है वो जनाब आपके एओर्टा के अंदर आता है। अब ये जो एओर्टा से ब्लड होता है वो फिर नॉर्मल सर्कुलेशन के अंदर जाता है। आपने कहना है, अगर आपसे कोई बंदा पूछता है कि यार जो पल्मोनरी आर्टरी से जो ब्लड होता है वो राइट यानी कि एओर्टा के अंदर कैसे जाता है, तो आपने कहना विद द हेल्प ऑफ डक्टस आर्टरियोसिस। और दूसरी बात, यहाँ से जो ब्लड होता है वो लंग्स के अंदर क्यों नहीं जाता? क्योंकि पल्मोनरी वस्कुलर रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होती है। पल्मोनरी रेजिस्टेंस होने की वजह से पल्मोनरी आर्टरी से जो ब्लड होता है वो लंग्स के अंदर नहीं जाता। यहाँ तक कोई ऐसा बच्चा जिसको पॉइंट क्लियर ना हुआ हो? आगे चलें। सुपीरियर वेना केवा का पॉइंट का क्लियर है कि सुपीरियर वेना केवा जो होता है वो जनाब आपके राइट एट्रियम के अंदर ब्लड देती है। राइट एट्रियम से जो ब्लड होता है वो फिर आपके राइट वेंट्रिकल के अंदर जाता है। राइट वेंट्रिकल से जो ब्लड होता है वो जनाब आपका, ओके ये देखो सुपीरियर वेना केवा के अंदर ब्लड आया, ठीक है। सुपीरियर वेना केवा जो होता है, आपको पता है दोनों तरह की जो वेना केवा होती है वो ब्लड देती है राइट एट्रियम के अंदर। लेकिन आपने कहना है कि सुपीरियर वेना केवा वाली जो ब्लड होगी वो राइट एट्रियम के अंदर ब्लड आया, राइट एट्रियम से ये ब्लड जाएगा राइट वेंट्रिकल के अंदर, ठीक हो गया। राइट वेंट्रिकल से ये ब्लड जाएगा आपकी पल्मोनरी आर्टरी के अंदर। अब पल्मोनरी आर्टरी से ब्लड आपके लंग्स को नहीं मिलेगा, क्यों? क्योंकि इंट्रायूट्राइन पीरियड के अंदर आपके लंग्स सही तरह काम नहीं कर रहे होते। तो इस कंडीशन के अंदर पल्मोनरी आर्टरी से जो ब्लड होता है वो जनाब एओर्टा के दरमियान में एक नाली लगी होती है, इन दोनों के दरमियान में एक कनेक्शन होता है, उस दोनों कनेक्शन को कहते हैं डक्टस आर्टरियोसिस। अब डक्टस आर्टरियोसिस जो होती है वो पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा के दरमियान से जो नाली होती है, इधर से जो ब्लड होता है, तो इधर से पल्मोनरी आर्टरी के अंदर जो आता है ब्लड, इधर से जो ब्लड होता है वो डक्टस आर्टरियोसिस के जरिए ये जनाब आपका कहा जाता है आपके एओर्टा को ब्लड मिलता है, ठीक हो गया। ये फिर आपकी नॉर्मल सर्कुलेशन में आ जाता है। हाँ जी, क्लियर है? ओके हो गया। अब आगे हम देखते हैं कि आगे की क्या कंडीशन होती है, ठीक है। आगे देखो कि फॉर एग्जांपल 4 से 5 जो पॉइंट्स हैं वो आप लोगों को पता होना चाहिए जो कि इंपॉर्टेंट है। अब देखो एक बच्चा है, उसकी बर्थ हो गई है। जब उसकी बर्थ हो जाएगी तो उसके लंग्स इस तरह काम करना शुरू कर देंगे कि नहीं करेंगे? शाबाश, ये बताइएगा। उसके लंग्स इस तरह काम करना शुरू कर देंगे। जब उसके लंग्स इस तरह काम करना शुरू कर देंगे तो अब देखिए कि फॉर एग्जांपल जो पल्मोनरी आर्टरी के जरिए ब्लड आपके लंग्स को मिलना था, क्या वो रेजिस्टेंस रहेगी? क्या वो रेजिस्टेंस अब रहेगी? नहीं रहेगी। जब रेजिस्टेंस नहीं रहेगी तो पल्मोनरी आर्टरी आपके लंग्स को ब्लड देगी। जब पल्मोनरी आर्टरी आपके लंग्स को ब्लड देगी तो फिर क्या होगा? लेफ्ट साइड का प्रेशर राइट साइड के प्रेशर से ज्यादा हो जाएगा। जब लेफ्ट साइड का प्रेशर राइट साइड के प्रेशर से ज्यादा हो जाएगा, यहाँ पर एक फोरामेन होता था जिधर से ब्लड इधर जाता था। अब ये फोरामेन क्या होता? ये जनाब आपका यहाँ पर एक तरह का सर जी ऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट वेंट्रिकल में नहीं जाता और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट वेंट्रिकल में जाता है इन फीटल बच्चे। जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो आपके राइट वेंट्रिकल के अंदर जा रहा होता है, समझ आ रही है? बाकी जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो राइट एट्रियम के अंदर जाता है। राइट एट्रियम से फोरामेन ओवेल के जरिए ज्यादातर जो ब्लड होता है वो आपके लेफ्ट एट्रियम के अंदर आ जाता है। लेफ्ट एट्रियम से जो ब्लड होता है वो फिर लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर आता है। लेफ्ट वेंट्रिकल से जो ब्लड होता है वो फिर आपकी नॉर्मल सर्कुलेशन के अंदर आता है, क्योंकि लेफ्ट एट्रियम जो है यहाँ पर आपका एक सेप्टम बना होता है। अभी हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। उन सेप्टम को कहा जाता है सेप्टम प्राइमम और सेप्टम स्कंडम। अब इस कंडीशन में क्या होगा? यहाँ पे फोरामेन ओवेल, इधर से ब्लड जो होगा वो लेफ्ट एट्रियम के अंदर जाएगा, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर ब्लड जाएगा, फिर आपकी नॉर्मल सर्कुलेशन के अंदर जाएगा। लेकिन जब ये लंग्स आपके काम करना शुरू कर देते हैं तो ये फोरामेन ओवेल आपका क्लोज हो जाता है। जब ये फोरामेन ओवेल आपका क्लोज हो जाता है, इस कंडीशन को आप कहते हैं फोसा ओवालिस। ठीक हो गया। इस कंडीशन को आप क्या कहते हो? एक तरह का फोसा ओवालिस कहा जाता है। कॉल करके पानी, ठीक है। अब क्लियर हो गया? इस कंडीशन को हमने फोसा ओवालिस कहना होता है। अभी देखें, अभी हम जनाब एक तरह का यहाँ तक पहुंचे थे और यहाँ से अब हम आगे देखते हैं कि आगे की क्या कंडीशंस होती हैं। आफ्टर दी बर्थ क्या होता है? आपने कहना है जब बर्थ हो जाती है, जब डिलीवरी हो जाती है, तो डिलीवरी के बाद, ठीक है, नंबर 1 एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्लेसेंटा सेपरेट होगा कि नहीं होगा? हाँ जी, प्लेसेंटा सेपरेट होगा कि नहीं होगा?
जल्दी करें, जल्दी 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 रिप्लाई करें, मेरे टाइम कम है, हमने प्लेसेंटा सेपरेट होगा। जब प्लेसेंटा सेपरेट होगा तो वहां से प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज हो रहा होता है। अब प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज नहीं होगा, प्रोस्टाग्लैंडिन वैसोडाइलेशन करवाता है। जब प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज नहीं होगा, वैसोडाइलेशन नहीं होगी। जब वैसोडाइलेशन नहीं होगी तो क्या होगा, आपकी क्लोजर होना शुरू हो जाएगी हर चीज की। जैसा कि क्या होगा, सबसे पहले आफ्टर द बर्थ जो फोरामेन ओवेल है वो बंद हो जाएगा। जब फोरामेन ओवेल बंद होगा तो उसकी जगह पे क्या बन जाएगा, फोसा ओवालिस बन जाएगा। ये एमसीक्यूज आता होता है कि फोरामेन ओवेल किसके अंदर चेंज होता है, फोसा ओवालिस के अंदर चेंज होता है। ठीक हो गया। उसके बाद डक्टस आर्टरियोसिस किसके अंदर चेंज होता है, लिगामेंटम आर्टरियोसिस के अंदर चेंज होता है। डक्टस आर्टरियोसिस, डक्टस आर्टरियोसिस कौन सा स्ट्रक्चर था, डक्टस आर्टरियोसिस वो स्ट्रक्चर था जो कि जनाब आपके पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा के दरमियान में डक्ट होती थी, जो कि जनाब आपकी पल्मोनरी आर्टरी से एओर्टा के अंदर ब्लड लेके जाता था जब आपके लंग्स काम नहीं करते थे। उसके बाद देखें, जब आपकी डक्टस विनोजम थी उसकी जगह पे क्या बन जाएगा, लिगामेंटम विनोजम बन जाएगा। ठीक होगा, ये रट्टा ही आपने याद करना है। तो ये सारा कुछ होता है बच्चों। अब देखो फॉर एग्जांपल आपने कहना है कि प्रोस्टाग्लैंडिन आपको ओपन करता होता है, लेकिन जैसे आपका प्लेसेंटा सेपरेट होगा प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज नहीं होगा। जब प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज नहीं होगा तो क्या होगा, उसके नतीजे में जनाब आपकी वैसोडाइलेशन नहीं होगी, बल्कि जितनी भी डक्ट होगी वो बंद होना शुरू हो जाएगी। लेकिन जस्ट इमेजिन करें आपके पास कोई ऐसा बंदा आता है जिसके अंदर जनाब एक तरह का डक्ट्स ओपन है, जैसा कि फोरामेन ओवेल उसका ओपन है, डक्टस आर्टरियोसिस उसकी ओपन है। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, हम प्रोस्टाग्लैंडिन ब्लॉकर ड्रग्स देंगे, ताकि ऐसी ड्रग्स जो कि प्रोस्टाग्लैंडिन को ब्लॉक करे। और वो कंडीशंस कौन सी होती हैं, वो जनाब आपकी इंडोमेथासिन होगी, नॉन स्टीरॉयड एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स। हम इंडोमेथासिन देते हैं ताकि प्रोस्टाग्लैंडिन ब्लॉक रहे। जब प्रोस्टाग्लैंडिन ब्लॉक हो जाएगा तो क्या होगा, वैसोडाइलेशन नहीं होगी बल्कि ब्लॉक होगी। और उसके बाद क्या होगा, आपने कहना है जब ये वैसोडाइलेशन नहीं होगी हर चीज ब्लॉक होना शुरू हो जाएगी। इस वजह से लिगामेंटम आर्टरियोसिस, इन सारी कंडीशंस के अंदर हम क्या देते होते हैं, हम यही वाली ड्रग्स देते हैं। अभी हम बच्चों जो हमने पढ़ा है ना, इसको एक बार हम दोबारा देख लेते हैं। यहाँ पे क्या लिखा फिर हम देखते हैं। देखिए सबसे पहले उसने क्या लिखा हुआ है, 3 मेन इंपॉर्टेंट शांट्स। सबसे पहले क्या, ब्लड एंटरिंग फ्रॉम फीटस द अम्बिलिकल वेन इज कंडक्टिंग विया द डक्टस विनोजम इन द इंफीरियर वेना केवा। क्या लिखा हुआ है, ब्लड एंटरिंग फीटस थ्रू द अम्बिलिकल वेन, अम्बिलिकल वेन के अंदर गया। ठीक हो गया। उसके बाद क्या, इज कंडक्टेड विया द डक्टस विनोजम, डक्टस विनोजम के अंदर गया, फिर ये इंफीरियर वेना केवा के अंदर गया, बाईपास हिपैटिक सर्कुलेशन। ये तो आपको पता है। आगे देख लो, आगे का लिखा हुआ है, most of the highly oxygenated blood reaching the heart via the inferior vena cava is directly through foramen ovale into the left atrium। तो बच्चों हमने यही बात की थी ना, inferior vena cava राइट एट्रियम के अंदर गया, फिर राइट एट्रियम से ब्लड लेफ्ट एट्रियम के अंदर गया, किसके जरिए, फोरामेन ओवेल के जरिए। आगे देखो बच्चों, the deoxygenated blood from the superior vena cava, तो मैंने क्या कहा था, superior vena cava के जरिए आपका deoxygenated blood होता है। deoxygenated blood from the superior vena cava क्या होता है, pass through the right atrium, right ventricle, main pulmonary artery, ductus arteriosus, descending aorta। तो मैंने क्या बनाया था, राइट एट्रियम के अंदर आया, राइट वेंट्रिकल के अंदर आया, पल्मोनरी आर्टरी के अंदर आया, डक्टस आर्टरियोसिस के अंदर आया, फिर एओर्टा के अंदर आया। और फिर एओर्टा के अंदर क्या आ गया, उसके अंदर क्यों लिखा है, फीटल पल्मोनरी रेजिस्टेंस आर्टरी ज्यादा होती है ड्यू टू पार्शियल लो ऑक्सीजन टेंशन एट बर्थ। बच्चों बर्थ के बाद क्या होता है, सारा कुछ चेंज हो जाता है। क्या होता है, इन्फेंट टेक ब्रेथ, रेजिस्टेंस कम हो जाती है, लेफ्ट एट्रियल प्रेशर बढ़ जाता है। जब लेफ्ट एट्रियल प्रेशर बढ़ता है तो क्या होगा, सेप्टम प्राइमम और सेप्टम स्कंडम एक दूसरे के साथ फ्यूज हो जाएंगे। जब सेप्टम प्राइमम और सेप्टम स्कंडम एक दूसरे के अंदर फ्यूज होगा तो क्या होगा, फोसा ओवालिस बन जाएगा आपका, अपने कहना फोरामेन ओवेल बंद हो जाएगा। ठीक होगा, फोरामेन ओवेल क्लोजिस, फोसा ओवालिस हो जाएगा, हाई इन ऑक्सीजन रिस्पिरेशन, लो प्रोस्टाग्लैंडिन फ्रॉम प्लेसेंटा सेपरेशन, यानी कि प्लेसेंटा सेपरेट होगा, प्रोस्टाग्लैंडिन कम हो जाएगा, डक्टस आर्टरियोसिस भी क्या होगा, एक तरह की क्लोज हो जाएगी। सारी वही बातें, ये वाली एंड वाली बात है। इंडोमेथासिन हेल्प क्लोज द पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस, लिगामेंटम आर्टरियोसिस बन जाएगा, रेमेंट ऑफ डक्टस आर्टरियोसिस, यानी कि सारी वाली बातें जो आप लोगों ने, प्रोस्टाग्लैंडिन कीप द यानी कि पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस, यानी कि डक्टस आर्टरियोसिस जो प्रोस्टाग्लैंडिन होते हैं वो जनाब आपके प्रत्येक तरह का ये जनाब ओपन रखता होता है। क्लियर है, कौन से दो सिस्टम। अब देखो वो सेप्टम बोले, अब देखो वो सेप्टम कौन से थे, यहाँ पे अभी सेप्टम हम बता लेते हैं। एक सेप्टम प्राइमम और एक सेप्टम स्कंडम है, वो भी हम बाद में देखते हैं। ठीक होगा, ये अभी थोड़ी देर में हमने देखना, अभी इसके बाद यही आना है। ये बच्चों रट्टा है, इस रट्टे को याद कर लीजिएगा। देखो डक्टस आर्टरियोसिस आपको पता कहाँ पर होती है, लेफ्ट एट्रियम, मतलब कि राइट एट्रियम, वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी के आपका एक तरह का एओर्टा के दरमियान में होती है डक्टस आर्टरियोसिस। ठीक हो गया। इसके बाद
मतलब कि बच्चों के अंदर डक्टस आर्टरियोसिस और बड़ों के अंदर ये किसके अंदर चेंज हो जाती है, लिगामेंटम आर्टरियोसिस के अंदर चेंज हो जाती है। ठीक है, लिगामेंटम आर्टरियोसिस के अंदर हो जाती है। आगे देखो, डक्टस विनोसम जो लीवर के अंदर था, लिगामेंटम विनोसम, फोरामेन ओवेल, फोसा ओवालिस। ठीक हो गया। उसके बाद क्या लिखता बनता होता है यहाँ पे, अलंटोसिस ओराकुस। ओराकुस जो होता है ये बेसिकली आपका ब्लैडर, और ये ब्लैडर जो है ना इसका अम्बिलिकल वाल के साथ कनेक्शन होता है। ये एक डक्ट होती है जिसको हम कहते हैं ब्लैडर और वाल्व के, ये अम्बिलिकल वेन, अम्बिलिकल से और उसके बाद आपका ब्लैडर होता है, इसके दरमियान में ये कनेक्शन होता है, डक्ट होती है, इसको हम कहते होते हैं अलंटासिस और आकुस। ठीक हो गया। यहाँ पर जो लिगामेंट बनता है इसको हम कहते हैं मीडियन अम्बिलिकल लिगामेंट। तो यहाँ पे देखें, मीडियन अम्बिलिकल लिगामेंट और उराकुस। यहाँ पे क्या लिखा, उराकुस इज अ पार्ट ऑफ द अलंटोटिक डक्ट बिटवीन द ब्लैडर एंड द अम्बिलिकस। आगे आ जाओ, अम्बिलिकल, या इसको याद करने का तरीका क्या, अल मीडियल, अम्बिलिकल के साथ का था मीडियल अम्बिलिकल लिगामेंट होती है, और अम्बिलिकल वेन क्या होती है, लिगामेंटम टेरिसिपेटिस। ये रट्टा है, इसको आपने रट्टा लगाना है। नोटोकोर से क्या बनता है, न्यूक्लियस पल्पोसिस बनता होता है। ये वाले रट्टे वाले पॉइंट है आपने, मतलब कि इसके अंदर कोई उस तरह का पॉइंट तो है नहीं। डक्टस आर्टियोसिस से लिगामेंटम आर्टियोसिस, डक्टस विनोसम से लिगामेंटम विनोसम, फोरामेन ओवेल से फोसा ओवालिस, अलंटोसिस और आकुस से क्या बनता है आपका, आपने कहना यार जो आपका एक तरह का मीडियन अम्बिलिकल लिगामेंट बनता होता है, और ये जो डक्ट होती है वो ब्लैडर और अम्बिलिकस के दरमियान में होती है। फिर आ जाती है मीडियल अम्बिलिकल लिगामेंट। यहाँ पर जनाब आपने ये इंपॉर्टेंट है, इसमें से आप रॉकेट साइंस तो है नहीं, सिंपल सा लिखा हुआ है रट्टा, इसको भी नहीं आप कर सकते तो फिर फायदा क्या है इसका। मीडियल हो गया, ये सारा कुछ होगा, ये सिंपल सिंपल बातें हैं। ठीक हो गया, क्लियर है।